Hello, my dear students. This is Dr. Akanksha Agrawal, आपकी गुरु माँ, and welcome to another amazing session of podcast series. आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम रिवाइज करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स. 4 to 5 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं इस चैप्टर से पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें नीट के अंदर. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बायो और टेक्नोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके एंजाइम्स को यूज करना टू मेक प्रोडक्ट्स यूजफुल फॉर ह्यूमन. अब ये तो सदियों पुरानी विधा है, हमारी दादी नानियां यूज कर रही हैं. दही जमाना, ब्रेड बनाना, वाइन बनाना, ये सब में हम ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं. बट EFB फुल फॉर्म ध्यान रखिए, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसकी क्या परिभाषा दी है? इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह तकनीकें एंड ऑर्गेनिजम्स या उनके सेल्स या उनके पार्ट्स या उनका मॉलिक्यूलर एनालॉग जैसे डीएनए. सो इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, पार्ट्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स जैसे डीएनए वैक्सीन, जीन करेक्शन करना, अलाइजा टेक सर्विसेज टेक्निक्स में आ जाएगा, पीसीआर, ये सब टेक्निक्स में आ जाएंगे. इन सब को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं. सिंपल भाषा में बोलूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना ताकि इंसानों के लिए कुछ बढ़िया क्रिएट किया जा सके, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. अब बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स क्या हैं? भाई आप कोई तकनीक यूज करेंगे तो हथियार होने चाहिए. दो प्रिंसिपल्स हैं, पहले सिद्धांत समझते हैं फिर टूल्स पर आएंगे. 2 प्रिंसिपल्स हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है मैं डीएनए में काट छांट करूं यानी मैनिपुलेशंस इन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए एंड देन इंट्रोड्यूस करूं उसे होस्ट के अंदर और इस तरह से इंट्रोड्यूस करूं होस्ट का फिनोटाइप बदल जाए. इसका क्या मतलब है समझो. मान लीजिए डायबिटीज मेलाइटस बहुत हो रही है, हम जानते हैं हमें इंसुलिन चाहिए. पहले जमाने में क्या किया जाता था, हम अगले चैप्टर में समझेंगे कि जो पिग्स हैं, मैमल्स हैं, कैटल्स वगैरह हैं, उन्हें काट के मार के उनके पैनक्रियास से इंसुलिन निकाला जाता था, प्योरीफाई करके इंसान को दिया जाता था. पर इसमें तो फॉरेन रिएक्शन का चांस है. अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इंसान के ही सेल से इंसुलिन वाला जीन ले लिया यानी डीएनए, या आर्टिफिशियली लैब में बना लिया. उसे एक वेक्टर के साथ जोड़ा, आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसे ई कोलाई होस्ट के अंदर डाला. ये एक बैक्टीरिया है. जल्दी जल्दी इसने अपनी कॉपीज बनाई. जैसे जैसे ई कोलाई डिवाइड कर रहा है डॉटर सेल में भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया. हमारा फॉरेन डीएनए क्या है, इंसुलिन बनाने वाला डीएनए, और वो प्रोडक्ट हमें सब में मिल गया. ये फॉरेन रिएक्शन भी नहीं करेगा, मास स्केल पे भी प्रोडक्शन हो जाएगा. यानी पहला प्रिंसिपल सिद्धांत है जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी मैनिपुलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल to alter its chemistry, to change its chemistry and introduce, डालेंगे इसे होस्ट के अंदर to change the phenotype of the host. आपने डाल दिया और मान लो होस्ट के अंदर एक्सप्रेस नहीं कर रहा, प्रोटीन नहीं बना रहा, तो भी किसी काम का नहीं होगा. आगे एक एक शब्द समझ. अब दूसरा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो मैं नहीं चाहती कि ई कोलाई के अलावा कोई, मान लो उस बर्तन में, उस वेसल में, उस फर्मेंटर में कोई यीस्ट है वो ग्रो कर जाए, मैं नहीं चाहती हूं. सो स्टेराइल कंडीशन मेंटेनेंस, ताकि ओनली डिजायर्ड माइक्रोब, डिजायर्ड होस्ट ही ग्रो करे और अनडिजायर्ड ना ग्रो करे, दैट इज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ये 2 सिद्धांत प्रिंसिपल हो गए. अब एक्चुअली आप सब जानते हो कि रिप्रोडक्शन 2 तरह का, एसेक्सुअल, सेक्सुअल. सेक्सुअल में वेरिएशंस आते हैं, एसेक्सुअल में तो कोई चेंज आता नहीं है. इट डू नॉट परमिट वेरिएशंस. इससे तो हम स्टेबलाइज करते हैं, कैरेक्टर को रिटेन करते हैं. पहले जमाने में ट्रेडिशनली हाइब्रिडाइजेशन होता था. जैसे मान लीजिए कि किसी गाय का बहुत अच्छा कैरेक्टर है तो हम उस अच्छी गाय को बुल के साथ हाइब्रिडाइज कराते थे. पर इसमें चांस है कि डिजायर्ड के साथ अनडिजायर्ड कैरेक्टर भी आ जाए. This limitation is overcome by genetic engineering, by biotechnology. यहां तो हम वही जीन डालेंगे जिसका प्रोडक्ट हमें चाहिए, हम दूसरे जीन डालेंगे ही नहीं. धीरे धीरे सब समझ आएगा. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. अब इसके बाद में हमें समझना है कि आरडीएनए पहला कैसे बनाया गया था. देखो समझो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है जब हम फॉरेन डीएनए बोलो या फॉरेन जीन बोलो, डिजायर्ड जीन बोलो, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलो, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, उसे वेक्टर के साथ जोड़ेंगे. वेक्टर एक बस है, टैक्सी है, उसमें बिठाएंगे तो ये बन जाएगा आरडीएनए. पहला आरडीएनए, ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर ने बनाया था. 1972 में फॉर्म किया था. साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम के बैक्टीरिया
का एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ये था उनका जीन ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का ही प्लाज्मिड यूज किया एज वेक्टर और दोनों को ज्वाइन करके आरडीएनए बनाया और इसे ई कोलाई होस्ट अदर बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। ई कोलाई के अंदर नॉर्मली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं है, यानी ई कोलाई उस एंटीबायोटिक में रखने पे मर जाता था, पर अब क्योंकि ये जीन चला गया तो जीन से एमआरएनए, एमआरएनए से ऐसा प्रोटीन बना जिसके कारण से ई कोलाई अब एंटीबायोटिक में सर्वाइव करने लग गया। इसमें एक वर्ड लिखा है एनसीईआरटी में, नेटिव प्लाज्मिड यूज करा, यानी प्लाज्मिड भी साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट भी, जीन ऑफ इंटरेस्ट भी साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का है, होस्ट यूज करा गया है ई कोलाई। तो एक फॉरेन डीएनए फॉरेन जीन होता है, एक वेक्टर बस या टैक्सी होता है और एक होस्ट होता है। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरडीएनए। ऑफ कोर्स जो उन्होंने फॉरेन डीएनए, फॉरेन जीन और प्लाज्मिड वेक्टर को जोड़ा, उसके लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम लगेगा, और जो कट करा पहले कैंची रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उसकी खोज पहले ही हो चुकी है, अभी मैं बताऊंगी 1963 में ऑलरेडी हो चुकी है, तभी ये पॉसिबल हो पाया है। अब आइए हम समझते हैं टूल्स यानी हथियार। हथियार नंबर 1, मैं यहां पे बहुत सारा प्रोसेस भी पढ़ा दूंगी तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। टूल नंबर 1, एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए आइए समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे इंसुलिन बनाने वाला जीन सेल से निकालना है, तो मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ना है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ना है, फिर जीन मतलब डीएनए वो आरएनए और प्रोटीन हिस्टोन नॉन हिस्टोन के साथ जुड़ के क्रोमैटिन के रूप में है, तो मुझे आरएनए को तोड़ना है, सारे प्रोटीन्स तोड़ने, तब मुझे डीएनए मिलेगा। तो पहला जो प्रोसेस होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, यानी एंजाइम लगेंगे लाइजेज या लाइजिंग एंजाइम्स, तोड़ने वाले एंजाइम्स। अगर आपका डिजायर्ड जीन प्लांट सेल में है तो आपको सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलेज, पेक्टिनेज एंजाइम डालना पड़ेगा सेल वॉल तोड़ने के लिए। अगर एल्गी है तो भी ये डालने पड़ेंगे। अगर फंजाई में होता डिजायर्ड जीन तो काइटिनेज एंजाइम डालना पड़ता, उसकी बनी होती है सेल वॉल काइटिन की। अगर बैक्टीरियल है तो पेप्टाइडोग्लाइकन को तोड़ने के लिए लाइजोजाइम ऐड करना पड़ता। तो सेल्यूलेज, हेमीसेल्यूलेज, पेक्टिनेज प्लांट एंड एल्गी में, काइटिनेज फंगल सेल वॉल तोड़ने को, एंड लाइजोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल तोड़ने को। एनिमल सेल में तो फिर सेल वॉल नहीं तोड़नी। फिर इसके बाद डिटर्जेंट्स डालते हैं जिससे मेम्ब्रेन टूटे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर आरएनएज डालोगे तो आरएनए टूट जाएंगे, वो बॉन्ड टूट जाएंगे, आरएनए टूट जाएगा। फिर प्रोटीएज डालेंगे तो प्रोटीन टूट जाएगा, यानी अब क्या बचेगा, प्योर डीएनए। अगर ह्यूमन सेल होता तो 2.2 मीटर लंबा डीएनए, अभी दिखाई कुछ नहीं देता, सब ट्रांसपेरेंट है। अब इसमें चिल्ड इथेनॉल डालेंगे, ठंडी बियर, तो ये धागों जैसे, फाइन थ्रेड्स इन सस्पेंशन जैसे दिखाई देने लग जाएंगे। अब एक चम्मच, स्पून यानी स्पूलिंग प्रोसेस से इसे निकाल लेंगे। तो पहला प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ टोटल डीएनए, इसमें लाइजेज एंजाइम्स यूज होंगे, चिल्ड इथेनॉल डाला जाएगा, व्हाइट धागों जैसे दिखेंगे सस्पेंशन में, और स्पूलिंग प्रोसेस से इस टोटल डीएनए को निकाल लिया जाएगा। अब सेकेंड स्टेप होगा इस पूरे डीएनए के टुकड़े करना, ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स, ताकि हमें हमारा डिजायर्ड फ्रैगमेंट टुकड़ा मिल सके जिसमें डिजायर्ड जीन है। उसके लिए सेकेंड टाइप के एंजाइम्स लगेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ध्यान से सुनिए, नाम में ये न्यूक्लिएज मतलब ये न्यूक्लिक एसिड तोड़ता है, ये डीएनए तोड़ेगा यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ेगा। दो तरह के न्यूक्लिएज होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज जो एंड वाले बॉन्ड तोड़ते हैं, और एंडो जो बीच में तोड़ते हैं, ये एंडोन्यूक्लिएज है। उसमें भी ये स्पेशल है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। मतलब समझो, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस जो नॉर्मल वाले हैं वो दो स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड पे बॉन्ड कट करते हैं, या तो साइड में या बीच में। पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दोनों डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में बॉन्ड्स कट करेंगे बीच में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब कहां कट करेंगे समझो, ये पैलिंड्रोमिक साइट रिकॉग्नाइज करते हैं। पैलिंड्रोम का इंग्लिश में मतलब होता है उल्टा सीधा एक समान। जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, डालडा, ऐसा पढ़ो तो भी डालडा, ऐसा पढ़ो तो भी डालडा, मैडम, मैम, मलयालम, ऐसे ही। अगर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है 5 to 3 and 3 to 5 एंटी पैरेलल, GAATTC, मैं 5 to 3 रीड कर रही हूं तो दूसरा भी 5 to 3 रीड करूंगी, GAATTC। यानी if both the strands reads the same, if the orientation of reading is kept the same, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इसे 5 to 3 पढ़ो, इसे 3 to 5 पढ़ो, ऐसा नहीं कर सकते हो। जैसे CCCGGG, तो नीचे क्या आ जाएगा
5 to 3 में GG वही CCC GGG। तो पैलिंड्रोम पहचानने को आते हैं। हम GAATTC का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इट रिकॉग्नाइज अ स्पेशल पैलिंड्रोमिक साइट, जिसे रिकॉग्निशन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट कहेंगे, और वहां पे कट लगाता है। अब ये कट कहां लगाता है? अगर हम इको R1 की बात करें तो GAATTC पहचान कर G और A के बीच में कट लगाएगा बोथ स्ट्रैंड्स पे। सवाल ये उठता है, ये एंजाइम कहां मिलते हैं? क्या इन्हें लैब में बनाते हैं? नहीं, ये एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। इनके नेचुरल डिफेंस का एक हिस्सा है। 1963 में सबसे पहले साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया के अंदर एक 2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स देखा, 2 एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स, जो उस बैक्टीरिया को वायरस यानी बैक्टीरियोफेज के अटैक से बचाता है। होता क्या था, जैसे ही वायरस का डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर आता है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उस वायरस के डीएनए को तोड़ देता था, तो वायरस अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाता था। पर खतरा बैक्टीरिया के डीएनए का भी टूटने का था। तो सेकेंड एंजाइम मिथाइलेटिंग एजेंट था, वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिथाइल जोड़ देता था। तो इसीलिए बैक्टीरिया का डीएनए बच जाता था, सोसाइट बच जाता था। तो 2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और एक मिथाइलेटिंग एजेंट। साइंटिस्ट को ये बड़ा मजेदार लगा। साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया से इस एंजाइम को आइसोलेट कर लिया। स्टूडेंट्स, आज तक याद रखो, मोर देन 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, 230 स्ट्रेन से ज्यादा बैक्टीरिया से 900 से ज्यादा, मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैज बीन आइसोलेटेड। पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो आइसोलेट हुआ था वो HindII था। अब इसके नामकरण बड़े अजीब है, इको R1, HindII, ये क्या है? फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा जो जीनस बताएगा, जैसे इको R1 में एस्चर्चिया, HindII में हीमोफिलस। सेकंड और थर्ड अल्फाबेट स्मॉल लेटर है जो स्पीशीज बताएगा, जैसे कोलाई, इन्फ्लुएंजी। फोर्थ अल्फाबेट अगर मौजूद है तो स्ट्रेन बताएगा, जरूरी नहीं है हो, पर अगर है तो स्ट्रेन बताएगा। और ये जो 1, 2 है ना, ये रोमन नंबर्स में ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है। मतलब इको R1 यानी एस्चर्चिया कोलाई के RY स्ट्रेन से जो पहला RE आइसोलेट किया, दूसरा जो करेंगे इको R2, इको R3 एंड सो ऑन। HindII में भी 6 न्यूक्लियोटाइड का पैलिंड्रोम होता है इको R1 की तरह, जैसे यहाँ GAATTC है वैसे वहां पे दूसरा सीक्वेंस होता है, पर 6 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। तो ये जो खोज की गई थी 2 एंजाइम कॉम्प्लेक्स की 1963 में की गई थी, पर 5 इयर्स बाद यानी 1968 में फर्स्ट आइसोलेट किया गया था HindII। इसकी नेमिंग हो गई। अब पैलिंड्रोम की बात कर ली, अब इसके कट करने से होता क्या है समझो। मान लो ये प्लाज्मिड है, वेक्टर, और ये मेरा फॉरेन पूरा डीएनए है। मैंने दोनों को सेम RE से कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, सेम तरह के टुकड़े बनेंगे। अब ध्यान से इमेजिन करना, G और A के बीच में कट लगाया है, यानी ATTC साथ है, ठीक है, और G के साथ नीचे वाला तो जुड़ा हुआ है ना C, ठीक है, और उस C के साथ आगे का भी जुड़ा है। तो ध्यान से समझो, इधर का G C वाले टुकड़े के साथ जुड़ा है और उधर का G ऊपर AATTC के साथ जुड़ा है। तो एक इधर G और ऐसे AATTC G के साथ जुड़ा है, इधर भी AATTC और G जुड़ा हुआ है। सेम टाइप के फ्रैगमेंट्स बन गए हैं क्योंकि सेम RE यूज करा है। हमने इन सबको एक साथ मिक्स कर दिया। अब डीएनए लाइगेज का क्या काम होता है? लाइगेशन। ये G और A के बीच में वापस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना सकता है। हो सकता है कि फॉरेन डीएनए के ही दोनों टुकड़े जुड़ जाएं, तो बायोटेक्नोलॉजी यहां पर अभी प्रोसेस फेल हो गया, दोबारा करना पड़ेगा। हो सकता है वेक्टर के दोनों जुड़ जाएं, तो फेल हो गया। पर ऐसा भी तो हो सकता है स्टूडेंट्स कि एक टुकड़ा फॉरेन डीएनए का और उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो वेक्टर का है वो पास पास आ जाए कॉम्प्लीमेंटैरिटी के कारण। क्योंकि जो AATTC वाला पार्ट है, AATT वाला, वो सिंगल स्ट्रैंडेड रह गया। C तो अभी भी G से जुड़ा है, वो तो डबल स्ट्रैंडेड है, वो तो शादीशुदा है, वो तो कपल है, पर AATT तो बेचारा अकेला रह गया। तो वो अकेला ये दोनों टुकड़े एक दूसरे को ढूंढते हुए आएंगे, पास आ गए। अब डीएनए लाइगेज फटाफट बॉन्ड बना देगा फॉस्फोडाइस्टर, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड स्टैगरिंग लटका हुआ ये जो पीस है AATT वाला, इसके कारण इट फैसिलिटेट्स द एक्टिविटी, द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज, और वो फटाफट जुड़ जाएंगे। ऐसे करके ये जोड़ देता है। आ गया समझ? तो RDNA बन जाएगा। शर्त ये है, बोथ वेक्टर एंड डीएनए शुड बी कट विद द सेम RE।
सो ये हमने दूसरे एंजाइम की भी बात कर ली और तीसरे की भी कर ली, डीएनए लाइगेज की। तो लाइजेस की बात हो गई, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात हो गई, डीएनए लाइगेज की बात हो गई, यानी हमारा आरडीएनए बन गया। ये पहला हथियार खत्म हो गया। अब दूसरा हथियार हमें चाहिए, वेक्टर्स। आइए वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर के पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। देखो, मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज यानी वायरस है, क्योंकि वायरस भी आप जानते हो डीएनए डालता है बैक्टीरिया में, तो उस डीएनए के साथ मैं अपना फॉरेन डीएनए जोड़कर भेज सकती हूं। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, पहले समझो। देखो, पहला पॉइंट है ओराई होना चाहिए। ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी इनके डीएनए में कोई ऐसे जीन्स होने चाहिए जहां से रेप्लिकेशन शुरू हो। अगर वेक्टर होस्ट के अंदर जाके मल्टीपल कॉपी नहीं बनाएगा तो हमारा फॉरेन डीएनए भी मल्टीप्लाई नहीं करेगा, तो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराई होना चाहिए। सीक्वेंस ऑफ जीन्स फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स ओरिजिनेट्स, यही सीक्वेंस डिसाइड करता है कितनी कॉपी बनेगी, यानी कॉपी नंबर। हम क्या चाहेंगे कि वेक्टर में हाई कॉपी नंबर हो, ज्यादा कॉपी बने, ताकि मेरा ज्यादा फॉरेन डीएनए और ज्यादा फॉरेन प्रोडक्ट बने। अब प्लाज्मिड 1 to 2 कॉपी पर सेल से लेके 15 to 100, 15 से 100 या उससे भी ज्यादा कॉपी बना सकता है पर सेल। तो पहला हो गया ओराई, और ओराई में हमने कॉपी नंबर की भी बात कर ली है। अब एक वर्ड जो एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं दिया, डायग्राम में लिखा है आरओपी, यानी P मतलब प्रोटीन्स ऑफ रेप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, इस डीएनए में, इस वेक्टर में ऐसे जीन्स होने चाहिए जो वो प्रोटीन्स बनाए जो रेप्लिकेशन के लिए जरूरी हैं। सो जीन्स एनकोडिंग प्रोटीन्स फॉर रेप्लिकेशन, आरओपी भी जरूरी है। तो ओराई एंड आरओपी। नाउ नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो एक वेक्टर है और मैंने उस वेक्टर के अंदर RE डाला, और मान लो मैंने E को R1 डाला, और मान लो उसमें 4 जगह पे GAATTC आता है, तो वो तो चारों जगह कट लगा देगा। 4 रेस्ट्रिक्शन साइट है, 4 जगह कट लगेंगे, तो ये तो 5 सारे 4 अलग अलग टुकड़े हो गए। तो अब जब मैं वेक्टर को भी उससे कट कर रही हूँ, फॉरेन डीएनए को भी कट कर रही हूँ, मल्टीपल कट्स हो गए हैं, तो जब जुड़ना होगा फॉरेन डीएनए को, तो भाई तो टुकड़े टुकड़े हो गया, तो एक जगह जुड़ेगा भी तो पूरा पीस थोड़ी ना बनेगा। यानी वेक्टर कैसा होना चाहिए कि उस वेक्टर में पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट हो, वेरी फ्यू, प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर अ स्पेसिफिक RE। अगर मोर देन 1 साइट होगा तो सेवरल मल्टीपल फ्रैगमेंट्स बनेंगे, एंड दिस विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। आ रहा है समझ में? जीन क्लोनिंग क्या है? पहले डिजायर्ड डीएनए को आइडेंटिफाई करा, उस आइडेंटिफाइड डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा, और होस्ट के अंदर अभी मेंटेन करवाएंगे, प्रोजेनी डॉटर सेल में पहुंचाएंगे। एनसीईआरटी की लाइंस हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट्स, वेरी फ्यू, प्रेफरेबली सिंगल फॉर अ स्पेसिफिक RE। क्यों, वो भी हमने समझ लिया। अब थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनो। एक वर्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्म यानी अपना स्वरूप बदलना। होस्ट के अंदर जब कोई आप बाहर का डीएनए डाल रहे हो, फॉरेन डीएनए डाल रहे हो, चाहे वेक्टर डीएनए घुस रहा है, चाहे RDNA घुस रहा है, जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो होस्ट के अंदर कुछ नयापन आ गया ना, तो ऐसे होस्ट को ट्रांसफॉर्म्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे ई कोलाई के अंदर इंसुलिन का जीन डाल रहे हो, तो ई कोलाई ट्रांसजेनिक या ट्रांसफॉर्म्ड या जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाएगा। अब समझो, सपोज करो, ध्यान से सुनना, सपोज करो कि हमने वेक्टर और फॉरेन डीएनए को सेम RE से कट किया, डीएनए लाइगेज ने ज्वाइन कर दिया, RDNA बन गया, RDNA होस्ट के अंदर घुस गया। पहली कंडीशन, यानी होस्ट ट्रांसफॉर्म भी हो गया और RDNA घुसा है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट भी हो गया। सिचुएशन नंबर 2, मान लीजिए कि ये कुछ अंदर घुसा ही नहीं, तो होस्ट नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। नाउ सिचुएशन नंबर 3, मान लो किसी भी कारण से या तो कटी नहीं लगा या जुड़ा नहीं, कुछ भी ऐसा हुआ, तो हमारा RDNA बना ही नहीं, पर हाँ वेक्टर जो है वो पहुंच गया होस्ट के अंदर। तो होस्ट ट्रांसफॉर्म तो हुआ क्योंकि उसमें बाहर का जेनेटिक मटेरियल आया, पर RDNA नहीं आया, फॉरेन डीएनए नहीं आया, तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। यानी 3 सिचुएशन है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट जो ऑब्वियसली नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट जिसमें RDNA गया है, फॉरेन डीएनए गया है, एंड ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसमें फॉरेन डीएनए नहीं गया, वेक्टर गया है। हमारे काम का क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट। हम सिर्फ उसे लार्ज स्केल पे कल्चर करेंगे, उसमें पैसा समय लगाएंगे, वही हमें हमारा फॉरेन प्रोडक्ट देने वाला है।
तो ये जो मुझे मार्कर मुझे सिलेक्ट करना है मेरे काम का कौन सा है, इसके लिए कुछ जीन्स होने चाहिए वेक्टर पर जो हेल्प करें, सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स। दो सिलेक्टेबल मार्कर जीन्स हमें पढ़ने हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। 4 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हमें आने चाहिए, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कानामाइसिन एंड क्लोरमफेनिकॉल। क्या होता है समझो, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए कि मैं एक वेक्टर लूं जिसपे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है। सपोज करिए कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के एरिया में वो वाली रेस्ट्रिक्शन साइट है जो EcoR1 की है, और मेरा फॉरेन डीएनए भी मैंने EcoR1 से कट किया, तो इसे भी EcoR1 से कट किया, यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन तो कट हो गया, टूट गया, हट गया, और वहां फॉरेन डीएनए इंसर्ट हो गया, यानी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो गया ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। इसे बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब मैंने इसे ई कोलाई होस्ट के अंदर डाला। ई कोलाई में नॉर्मली एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन नहीं होता। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे पता है कि मैंने EcoR1 से कट किया है और EcoR1 से कट किया है तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डैमेज होना चाहिए, इनएक्टिव होना चाहिए, यानी अगर RDNA अंदर घुसा है तो ये ई कोलाई एम्पिसिलिन में जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, बताओ भाई। एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन तो आया ही नहीं, तो ये मर जाएगा। टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रहेगा, वो तो आया, एम्पिसिलिन में मर जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। और अगर मान लो कि मेरा फॉरेन डीएनए वहां जुड़ा ही नहीं होता, सिर्फ वेक्टर अंदर गया है, तो ये एम्पिसिलिन में भी जिंदा रहता, टेट्रासाइक्लिन में भी जिंदा रहता, तो मुझे पता चल जाता ये ट्रांसफॉर्म तो है पर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, मेरे काम का नहीं है, मैं दोबारा एक्सपेरिमेंट करूंगी। और मान लो अगर ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट दोनों में मर जाता, मतलब कुछ भी अंदर नहीं घुसा है, नॉन ट्रांसफॉर्म, दोनों में मर गया, नॉन ट्रांसफॉर्म, दोनों में जिंदा रहा, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड, और एक में जिंदा और एक में मर रहा है, यानी ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट, उसमें मर जाएगा जिसपे मेरा फॉरेन डीएनए जुड़ा है। अगर टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे घुसाऊंगी तो टेट्रासाइक्लिन में मरेगा, एम्पिसिलिन में जिंदा रहेगा। सिलेक्टेबल मार्कर जीन पर ये बड़ा कंबर्सम प्रोसेस है, बड़ा समय लेगा, क्योंकि दो एंटीबायोटिक में देखना पड़ेगा बार बार डाल के कि मर रहा है कि नहीं। इसका तोड़ निकाला साइंटिस्ट ने। सेकेंड सिलेक्टेबल मार्कर जीन है LAC-Z जीन। समझिए, LAC-Z हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं, जहां पर हम लैक ओपेरॉन पढ़ते हैं, वहां पर जिया ZYA है। Z क्या था, लैक्टोज को तोड़ता था, याद है, Z बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनवाता था, उसी की बात कर रहे हैं। ये LAC-Z जीन अगर मौजूद है तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनवाएगा, और वो लैक्टोज डालने पर, बीटा गैलेक्टोसाइड डालने पर उसे तोड़ देगा, और उसके कारण नीला कलर, ब्लू कलर आता है। अब मान लीजिए कि मेरा जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो LAC-Z जीन के एरिया में है, वेक्टर में। मैंने फॉरेन डीएनए और इसे सेम RE से कट किया। अगर मेरा फॉरेन डीएनए यहां इंसर्ट हुआ तो LAC-Z जीन इनएक्टिव हो गया, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अगर ये RDNA घुसा है होस्ट के अंदर तो लैक्टोज डालने पर क्या ब्लू कलर आएगा, सोचो भाई। LAC-Z जीन तो मर गया, खत्म हो गया, कट गया, यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, यानी लैक्टोज नहीं टूटेगा, यानी कलर नहीं आएगा। क्रोमोजेनिक कलर देने वाला सबस्ट्रेट डालने पर कलर नहीं आएगा, व्हाइट कॉलोनीज बनेंगी, मैं समझ जाऊंगी कि ये रिकॉम्बिनेंट है, मेरे काम का है। पर अगर मान लो घुसा ही नहीं, LAC-Z जीन कटा ही नहीं, RDNA बना ही नहीं, ऐसे ही वेक्टर ई कोलाई के अंदर चला गया, होस्ट के अंदर चला गया, तो ब्लू कलर आएगा, क्योंकि LAC-Z जीन एक्टिव है, तो ब्लू व्हाइट एक झटके में सिलेक्शन हो जाता है। ऑल डन। चलिए, तो वेक्टर की 3 प्रॉपर्टीज हो गई, ओराई, ROP, कॉपी नंबर की बात कर ली, क्लोनिंग साइट प्रेफरेबली 1 फॉर अ स्पेसिफिक RE, एंड सिलेक्टेबल मार्कर साइट। अब आइए हम थर्ड हथियार पर आते हैं, बट उसके पहले प्लाज्मिड PBr322 का डायग्राम आपको एक झटके में एक स्टोरी से सुनाती हूं। प्लाज्मिड 322 ऐसे याद करो माय डियर स्टूडेंट, PBr322, P मतलब ये प्लाज्मिड है, फर्स्ट आर्टिफिशियली वेक्टर जो लैब में बनाया है। BR बॉलिवर रॉड्रिक्स साइंटिस्ट का नाम है, और एक्सपेरिमेंट नंबर था 322। 7:30 बजे एयरपोर्ट के लिए निकले प्रशांत और पवन। 7:30 यानी 7:30 जहां घड़ी में बजते हैं वहां इसका ओराई है। फिर
प्रशांत और पवन यानी PST1 और PVU1, प्रशांत और पवन एयरपोर्ट के लिए निकले, यानी इस एरिया में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। वहां जाकर उन्होंने इकोनॉमी क्लास की टिकट खरीदी, हिंदुस्तान के 3rd टर्मिनल से फ्लाइट थी। इकोनॉमी मतलब इको R1, क्लास मतलब क्ला1, और हिंदुस्तान का 3rd टर्मिनल यानी हिंद 3, ये तीनों एक बॉक्स में आएंगे। इनकी फ्लाइट जा रही थी टर्की, यानी अगले बॉक्स में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाला मार्कर जीन है। बाहर सलमान खान मिला, यानी वहां पर BAM-H1 और SAL1 के लिए क्लोनिंग साइट है। उसे देखकर पवन को यकीन ही नहीं हुआ, वो रोने लग गया। 2 बार छूकर देखा सलमान खान को, यानी ROP अगले बॉक्स में आएगी, एक बॉक्स छोड़ के। और पवन को ट्रस्ट नहीं हुआ, पवन को यकीन नहीं हुआ, पवन रो रहा है तो PVU2 से याद रखेंगे। यहां हिंद 3 है, PVU2 है, बाकी सारे 1 है। हो गया यार। चलिए अब आइए तीसरे हथियार पर, जो है कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट को हमें कॉम्पिटेंट बनाना है, यानी होस्ट के अंदर हम अपना फॉरेन डीएनए घुसा सके। कैसे घुसा सकते हैं, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। डीएनए हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और इसीलिए वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। सबसे पहले इसे डाइवेलेंट कैटायन जैसे कैल्शियम क्लोराइड Ca2+ से ट्रीट करेंगे। इसके कारण इसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी सेल वॉल की, और ये सेल के वॉल से घुसकर मेम्ब्रेन तक आ जाता है। अब इसे 42 डिग्री 0 डिग्री 42 डिग्री 0 डिग्री भयंकर गर्म भयंकर ठंडा हीट शॉक ट्रीटमेंट देंगे, जिससे वो अंदर घुस जाएगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, आप जीन गन यूज कर सकते हो, जहां पे हाई वेलोसिटी के साथ माइक्रो छोटी छोटी पार्टिकल्स बुलेट्स बनाते हैं, गोल्ड या टंगस्टन की, उनके साथ फॉरेन डीएनए कोट कर देते हैं। पर ये केवल प्लांट सेल में यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेल वॉल नहीं है, उसको छेद के बाहर चला जाएगा। तो प्लांट सेल में जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड गोल्ड टंगस्टन की माइक्रो पार्टिकल्स हाई वेलोसिटी पर देके भी हम डीएनए होस्ट में घुसा सकते हैं। तीसरा, एनिमल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम एनिमल्स के अंदर जो है माइक्रो नीडल यूज कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। सेल को प्लेस करा और इंजेक्शन के थ्रू सीधे न्यूक्लियस तक हम घुसा सकते हैं डीएनए को। यहां पर हम वेक्टर यूज नहीं कर रहे हैं इन तरीकों में, ये वेक्टर लेस तरीके हैं। तो जीन गन बायोलिस्टिक पेड़ों में, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल में, और पहला हीट शॉक ट्रीटमेंट डाइवेलेंट कैटायन की भी हमने बात कर ली। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वोल्टेज देकर भी हम परमिएबिलिटी बढ़ाकर घुसवा सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। इसके अलावा होस्ट को और फॉरेन डीएनए को केमिकल पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल PEG में डालेंगे तो भी घुस जाता है केमिकल तरीके से। ये सब वेक्टर लेस हैं, पर वेक्टर्स यूज करके भी तो कर रहे हैं हम। कैसे कैसे कर रहे हैं देखिए। पेड़ों में सबसे कॉमन वेक्टर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। ये एक बैक्टीरिया है जो मिट्टी में मिलता है। ये डाइकॉट की पेड़ों की जड़ों में रूट नोड्यूल्स कर देता है, बीमारी करता है, ट्यूमर बनवाता है। कैसे बनवाता है, साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि ये बैक्टीरिया जब पेड़ की रूट को इन्फेक्ट करता है, तब ध्यान से सुनिएगा, तब ये इसका एक प्लाज्मिड है, TI प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। उसका एक पार्ट है TDNA ट्रांसफर डीएनए। उससे कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जिसके कारण पेड़ के सेल धड़ाधड़ अनकंट्रोल डिवाइड करते हैं और ट्यूमर बन जाता है। साइंटिस्ट ने कहा यार एक काम करते हैं, अपन इसके ट्यूमर बीमारी करने वाले जीन्स काट देते हैं और अपने फॉरेन डीएनए को इसमें घुसा देते हैं, तो ये पेड़ के सेल में पहुंच जाएगा। यानी जब पेड़ को होस्ट की तरह यूज करना है माय डियर स्टूडेंट्स, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन बैक्टीरिया का TI प्लाज्मिड के TDNA के साथ जोड़ के फॉरेन डीएनए भेजते हैं, इस तरह से कि ये मॉडिफाई करेंगे कि बीमारी ना हो बट स्टिल एबल टू डिलीवर द पीस ऑफ डिजायर्ड डीएनए। सेम ऐसे ही एनिमल्स में रेट्रोवायरस को डिसार्म्ड करके बीमारी करने वाले जीन्स काट के और फिर उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ अपना फॉरेन डीएनए भेज देते हैं एनिमल्स में। सो ये सारे हो गए कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के तरीके। तो हमने प्रिंसिपल्स देख लिए, हमने जीन क्लोनिंग की बात कर ली, पहला RDNA कैसे बना वो देख लिया। इसके बाद हमने टूल्स में एंजाइम्स की बात कर ली, हमने वेक्टर्स की बात कर ली और हमने कॉम्पिटेंट होस्ट की बात कर ली। अब आइए हम प्रोसेसेस पर आते हैं। पहला प्रोसेस होगा आइसोलेशन ऑफ टोटल डीएनए। उसमें एंजाइम्स डालेंगे, लाइजेस मैं आपको बता चुकी हूं। प्योर डीएनए मिलेगा, चिल्ड इथेनॉल डालेंगे, स्पूलिंग प्रोसेस से अलग निकाल लेंगे। प्रोसेस नंबर 2, हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसे कट करेंगे। ये प्रोसेस 2 हो गया। अब प्रोसेस नंबर 3, अगर मैं इनकी मल्टीपल कॉपी बना के रखना चाहती हूं,
पर उसके पहले मैं मेरा डिजायर्ड डीएनए ढूंढूंगी ना कौन सा है, उस टुकड़े को मुझे ढूंढना है। अभी तो मुझे टोटल डीएनए मिला था जिसके मैंने टुकड़े कर दिए RE से। सुनिए क्या होगा, अब मैं सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट करूंगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगरोज जेल लेंगे, जो रेड एल्गी ग्रासिलेरिया जिलीडियम, ये नेचुरल वीड्स हैं, नेचुरल रेड एल्गी हैं सी में मिलने वाले, उनसे नेचुरल पॉलीसैकेराइड, एक पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट है जो मिलता है, ये जेल है। मतलब गरम करोगे तो पिघल जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, और थोड़ा ठंडा करोगे तो जम जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, चॉकलेट की तरह। हमने क्या किया, हमने ट्रफ लिए, उसमें जेल डाला लिक्विड फॉर्म में, फिर हमने ठंडा होने के लिए रखा, पर हमने कंघा लगा दिया। तो जब ये ठंडा होगा और कंघा हटाओगे तो वहां गड्ढे बन जाएंगे। अब मैंने इन गड्ढों में डीएनए सैंपल को लोड कर दिया, जो मेरे टुकड़े थे उनको लोड कर दिया। अब मैंने एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड दिया। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट के कारण, ठीक है। तो मैंने नेगेटिव वहां रखा जहां डीएनए लोड कर रही हूं, और पॉजिटिव दूर रखा अदर एंड पे, क्योंकि डीएनए भागेगा पॉजिटिव की तरफ। याद रखने का तरीका, पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं, एनोड बुला रहा है आजा डीएनए आजा, तो एनोड है पॉजिटिव, डीएनए है नेगेटिव, तो डीएनए विल रन टुवर्ड्स एनोड। सर्किट कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिसिटी चला दी, इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या होगा, एक्चुअली ये जो जेल है, जो अभी सॉलिड दिख रहा है, पर ये पत्थर जैसा नहीं है, इसमें सीविंग इफेक्ट है, यानी ये छलनी जैसा है, इसके बीच बीच में छेद हैं, तो डीएनए इन छेदों में से घुसकर जा रहा है। जितना छोटा पीस है उतना दूर तक निकल जाएगा। स्मॉलर द फ्रैगमेंट फार्दर इट मूव्स, लार्जर द फ्रैगमेंट द लेस डिस्टेंस इट विल मूव, एंड ऑल आर मूविंग टुवर्ड्स एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यानी यहाँ पे साइज के आधार पे मैंने फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर लिया, और मुझे पहले से नॉलेज है कि मेरा साइज इतना बड़ा है, तो उस एरिया में जितने डीएनए आएंगे वो मेरे वाले डिजायर्ड फ्रैगमेंट होंगे। स्टूडेंट, इससे एक और फायदा होता है, मान लीजिए कभी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने काम ही नहीं किया, डीएनए के टुकड़े ही नहीं हुए थे, तो उसमें तो अलग अलग बैंड्स मिलेंगे ही नहीं। यानी वी कैन ऑल्सो चेक द प्रोग्रेशन ऑफ RE एक्टिविटी, अनडाइजेस्टेड लेन मिलेगी अगर RE ने काम ही नहीं किया है। मजे आ गए। So, on the basis of size, we have separated the DNA fragments. अभी भी कुछ नहीं दिखाई देता, ये सब ट्रांसपेरेंट है। अब मैं इसमें डालूंगी इथिडियम ब्रोमाइड, अभी भी कुछ दिखाई नहीं देगा। अब मैं इसमें अल्ट्रा वायलेट रेज डालूंगी, तब ये सारे डीएनए ब्राइट ऑरेंज बैंड्स के रूप में दिखेंगे। ध्यान से सुनो, जब पूरा डीएनए निकाला था तो चिल्ड इथेनॉल डाल के स्पूलिंग की थी, और जब डीएनए के टुकड़े देखने हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में तो इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी रेज, और ये ब्राइट ऑरेंज बैंड्स दिख रहे हैं। फेवरेट PYQs हैं ये, फेवरेट क्वेश्चंस हैं। अब मैं इस जेल पीस को कट करके बाहर निकालूंगी, जिसमें मेरा डीएनए भी आ गया है, इसे इल्यूजन बोलते हैं। तो पूरा डीएनए स्पूलिंग से निकालते हैं चिल्ड इथेनॉल डालने के बाद, पर वो पीस जेल पीस इल्यूजन से निकालते हैं इथिडियम ब्रोमाइड यूवी रेज डालने के बाद, ब्राइट ऑरेंज बैंड दिखता है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो। तो टोटल डीएनए आइसोलेट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिजायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट को मैंने निकाल लिया। सेम सारा प्रोसेस मैंने वेक्टर डीएनए के साथ भी कर दिया। मैं चाहती हूं कि मैं इसके मल्टीपल कॉपीज बना के रख लूं, ताकि अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, खराब हो जाए, तो मेरे को दोबारा इतना सब ना करना पड़े। मैं यहां लगाऊंगी PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, आप पूरा डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ चुके हो। ये जो डिजायर्ड डीएनए, मुझे इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, इसकी मशीन बनाई है PCR कैरी मुलीज जी ने। कैरी एक, मूली बहुत सारी, तो कैरी मुलीज जी ने। इन्होंने क्या किया समझो। पहला स्टेप, सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में भी क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के दोनों पेरेंट स्ट्रैंड सेपरेट करता है। यहां पर हाई टेम्परेचर 90-95 डिग्री सेल्सियस हीट देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे, बोथ डीएनए स्ट्रैंड्स विल सेपरेट, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। हीट 90-95 डिग्री सेल्सियस पर। सेकेंड स्टेप होता है प्राइमर एडिशन, अनीलिंग 50-60-65 डिग्री सेल्सियस पर। ठंडा जोड़ने के लिए थोड़ी ठंड चाहिए। अनीलिंग में प्राइमर एडिशन होगा, आप जानते हो प्राइमर 3 प्राइम एंड पर जोड़ देते हैं। प्राइमर क्या होता है आपको पता है, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ RNA मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ते हैं अपन। अब इसके बाद क्या होगा, अब पॉलीमराइजेशन इलोंगेशन होना है 70-72 डिग्री सेल्सियस पर। अब समझो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम आ रही थी कि बॉडी के अंदर तो ये काम डीएनए पॉलीमरेज करता था, पर इतने हाई टेम्परेचर पर कोई डीएनए पॉलीमरेज जिंदा ही नहीं रहता था, वो तो 40-42 डिग्री पे खत्म हो जाता था।
इसमें मदद की आर्कीबैक्टीरिया, थर्मस एक्वाटिकस जो खौलते लावा में रहता है। साइंटिस्ट के दिमाग में आया अगर ये इतने खौलते हुए लावा में रह रहा है मतलब ये भी तो अपना डीएनए डबल करता होगा, इसका भी तो डीएनए पॉलीमरेज होगा जो 100 डिग्री से ज्यादा पे रह पाता होगा। साइंटिस्ट ने उसमें से डीएनए पॉलीमरेज निकाला। यही तो कैरी मुलीस जी का अचीवमेंट था। तो टैक पॉलीमरेज नाम दिया, टैक, TAQ, टी मतलब थर्मस, AQ मतलब एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया का डीएनए पॉलीमरेज। और इस मीडियम में न्यूक्लियोटाइड ढूंढ ढूंढ कर ये फिर 2 कॉपी बना देगा। तो मैं रिवाइज करती हूं। पहला डीनेचुरेशन 90-95 डिग्री हीट, सेकेंड अनीलिंग यानी प्राइमर एडिशन 50-65 डिग्री, और थर्ड इलोंगेशन, एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन, टैक पॉलीमरेज अराउंड 72 डिग्री सेल्सियस। 1 से 2 बन गए, फिर वही सेम कहानी चलती रहेगी, तीनों स्टेप्स चलते रहेंगे। इनका सीक्वेंस भी पूछते हैं, ध्यान रखना, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। एनसीईआरटी लिखते 30 साइकिल्स के बाद 1 बिलियन कॉपीज तक बन सकती हैं। ये थर्मल साइकिल है, टेम्परेचर डिपेंडेंट साइकिल है। मैंने मल्टीपल कॉपीज बना के रख ली। अब मैंने इसके बाद में अपने फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ा, लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, यानी आरडीएनए बन गया। अब मैंने इस डीएनए को होस्ट के अंदर डाला, चाहे आप जीन गन से डालो, माइक्रो इंजेक्शन से डालो, टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम से डालो, रेट्रोवायरस डिसार्म्ड से डालो, जैसे भी डाला होस्ट में डाल दिया। अब मैंने होस्ट को सिलेक्ट करा, सिलेक्टेबल मार्कर की मदद से चेक करा कि कौन सा ट्रांसफॉर्म्ड और रिकॉम्बिनेंट वाला है, वो भी सिलेक्ट हो गया। अब मुझे पता चल गया कि ये ओके है। अब मैं इसे लार्ज स्केल पे ग्रो करना चाहती हूं, पर पहले स्मॉल स्केल पर ग्रो करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। लैब में चेक करेंगे ये ग्रो कर रहा है, मेरा प्रोटीन बना भी रहा है इसके अंदर मेरा डीएनए या नहीं बना रहा। अगर ओके हो गया मैं लार्ज स्केल पे ग्रो करूंगी। लार्ज स्केल पे ग्रो करेंगे लार्ज वेसल्स के अंदर, जिन्हें बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। आइए पढ़ते हैं ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स, अगर कोई प्रोटीन अपने नॉर्मल होस्ट के अलावा कहीं बन रहा है तो उसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बोलते हैं, और होस्ट को हेटेरोलॉगस होस्ट। मतलब अगर इंसुलिन बनाने वाला जीन ई कोलाई के अंदर इंसुलिन बना रहा है तो ई कोलाई है हेटेरोलॉगस होस्ट, इसका नॉर्मल होस्ट नहीं है। और ये जो इंसुलिन बनेगा ई कोलाई में, इसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे। सो इफ द प्रोटीन इज फॉर्म्ड इन हेटेरोलॉगस होस्ट, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। मेरा टारगेट है मैं ढेर सारा प्रोटीन बनाऊं, ढेर सारा प्रोडक्ट बनाऊं, उसी के लिए तो सारी जद्दोजहद कर रहे हैं हम। तो अब सुनिए क्या होता है। बायोरिएक्टर में 100 से 1000 लीटर वॉल्यूम तक हम प्रोसेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इस बायोरिएक्टर के अंदर ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, सॉल्ट सब कुछ दिया जाएगा जो उस होस्ट की ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए, ग्रोथ के लिए जरूरी है। होस्ट को लॉग एक्सपोनेंशियल फेज में मेंटेन करेंगे ताकि वो मैक्सिमम ग्रोथ और मैक्सिमम डिवीजन करे, ताकि मैक्सिमम हमारा प्रोडक्ट हमें मिल सके। 2 तरह के बायोरिएक्टर्स हैं, दोनों ही स्टर्ड टाइप के हैं, एक सिंपल स्टर्ड, एक स्पार्ज्ड स्टर। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। एक तो बेस कर्व्ड रखेंगे ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए, हवा स्टेराइल देंगे ताकि कोई और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह ना घुस जाए, स्टीम देंगे स्टेरिलाइजेशन के लिए, टेम्परेचर पीएच कंट्रोल रहेगा, मोटर के साथ एक ब्लेडेड रॉड लगा देंगे, 2 तरह के ब्लेड लगाएंगे। अच्छा, न्यूट्रिएंट मीडियम भी डाल देंगे, ब्रॉथ जिसे बोलते हैं। अब इसके अंदर अपना होस्ट डालेंगे अपन और ये मोटर चालू कर देंगे। तो इसके फ्लैट ब्लेड्स होंगे, वो घूमेंगे, होस्ट को सब कुछ मिलेगा, होस्ट मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो मल्टीप्लाई, ग्रो मल्टीप्लाई। होस्ट के अंदर हमारा फॉरेन डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, आरएनए प्रोटीन बना रहा है। यानी इस न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर हमारा प्रोटीन आ गया है। हमारा ही नहीं, और भी प्रोटीन जो बन रहे होंगे ई कोलाई के अंदर, वो सब आते जा रहे हैं। इसके कारण झाग बनेगा। इसीलिए कभी भी न्यूट्रिएंट देखना डायग्राम में एनसीईआरटी में पूरा टॉप तक नहीं भरा, 3/4 ही भरते हैं। और ऊपर जो झाग होगा उसके लिए भी फोम कटर, फोम ब्लेड्स लगाएं जो फोम को काटेंगे, शार्प वाले। सो ये जो है स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल स्टर्ड है। स्पार्ज्ड स्टर्ड में क्या करते हैं, ऑक्सीजन बबल्स के रूप में देते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो बबल्स के रूप में ऑक्सीजन देने से ड्रामेटिकली सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ जाता है, तो ज्यादा अच्छी से ग्रोथ हो पाती है। ठीक है, कई बार कंटिन्यूअस देते हैं, यानी एक तरफ से आप डालते जा रहे हो होस्ट और एक तरफ से प्रोडक्ट्स निकालते जा रहे हो, या बैच में देते हैं, एक बार दे दिया,
1 घंटे मशीन ऑन कर दी, 1 घंटे बाद बंद करा और फिर प्रोडक्ट निकाला। सो कंटिन्यूअस या बैच फर्मेंटेशन कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट स्टेप पर, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। समझिए, बायोसिंथेसिस हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोडक्ट बन गया। आफ्टर बायोसिंथेटिक स्टेज, अब मुझे जो भी कुछ निकला है, जो मुझे मिला है फर्मेंटर से, बायोरिएक्टर से, उसमें सिर्फ मेरा प्रोटीन, थोड़ी और भी चीजें हैं, मुझे उनमें से प्यूरिफाई करना है, आइसोलेट करना है, अपना प्रोटीन सेपरेट करना है। फिर अगर वो दवाई है तो उसका क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग टेस्टिंग वगैरह करवानी है, वो सब करना है। फिर उसकी पैकेजिंग करनी है, तब वो मार्केट में सेल के लिए रेडी होगा। यानी आफ्टर बायोसिंथेटिक फेज जो भी प्रोसेस होंगे टिल इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग, उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग टेस्टिंग, ये सब कुछ आ जाएगा, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, सब कुछ आ जाएगा। और इसके साथ ही मेरा प्रोडक्ट इज रेडी फॉर द मार्केट। So with this we complete a very important chapter of biotech process and principles. Next chapter में अपन, next class में अपन इसी की applications पढ़ेंगे, कहाँ use करते हैं। Thank you and God bless you my dear students.